Good evening, everyone. Good evening. Good evening, everyone. Good evening to everyone, beta. Hi everyone. Hi everyone. A very good evening to all. How are you? नमस्ते बेटा. कैसे हो सब लोग? Good evening everyone. Good evening. ठीक ठाक. Okay बेटा. Very good. Very good evening to all. I am I am fit and fine बेटा. So हमें अपना टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए. We should start our topic. Today's topic that is alternating current. Okay. Uh, your video is little bit blur. No problem beta. I am refreshing my page. I will refresh my page before starting. है ना. बिफोर स्टार्टिंग आई विल रिफ्रेश माई पेज. अभी बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो इट मे भी हो सकता है कनेक्टिविटी इशू हो जाए. एक बार ज्वाइन कर लेने देता हूँ. देन आफ्टर मैं अपने पेज को रिफ्रेश कर लूँगा. प्रीवियस लेक्चर में ओके. हाँ एक्चुअली टुडे अटेंडेंस इज वेरी लो. बहुत कम बच्चे हैं अभी. ओके समिका. बेटा sometime there are some inevitable situations in which you cannot do anything. है ना. आई जस्ट वांट टू नो कि आपका लास्ट लेक्चर में बेटा एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट हो गया. इट वाज कंप्लीटेड. ओके. सो टुडे आई एम टेकिंग फ्यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एलसीआर सर्किट. पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं. देन आई विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. है ना. हाँ ओके ओके. नहीं मैंने रिफ्रेश कर दिया बेटा. आई ऑलरेडी रिफ्रेश्ड माय पेज. चलो तो फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा. ठीक है ना. हाँ बेटा पहले 10-15 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर हम लोग समझेंगे कि चैप्टर कंप्लीट हो गया. ठीक है. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हाँ बेटा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू गिव यू अ ब्रीफ रिकैप. है ना. छोटा सा रिकैप करा दे रहा हूं मैं. जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं. हाँ इसीलिए मैंने बेटा ज्यादा टॉपिक बोला भी नहीं था सर को. सिर्फ एलसी ऑसिलेशन और ट्रांसफार्मर ही बोला था. टॉपिक्स बहुत छोटे थे. कोई बहुत दिक्कत वाली चीज थी नहीं. है ना. चलो तो हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में बात करें. ठीक है. बेसिकली बेटा हम लोगों ने मोस्टली चीजें डिस्कस कर ली हैं. मैं बस उनका रिवीजन करा दे रहा हूँ. छोटा सा रिवीजन. है ना. और वो भी सिर्फ एलसीआर सर्किट का. क्योंकि अगर एलसीआर आ गया एग्जैक्टली तो मैं यहाँ पे बस एलसीआर का छोटा सा रिवीजन करा दे रहा हूँ. अगर एलसीआर सर्किट के बारे में बात करें Sir, I have one request to you to please take an extra class on Wednesday for discussing AI ATS.
ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। क्या ये एटीएस आपका सेकंड हो चुका है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम, मैं ले लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ठीक है। AIATS 2 हो गया आपका क्या? अच्छा हाँ, हो चुका था आपका, है ना? अच्छा, कल था। ओके ओके, ठीक है बेटा, ठीक है, मैं डिस्कस कर दूंगा, नीड नॉट टू वरी, है ना? मैं डिस्कस कर दूंगा, वेडनेसडे को मैं क्लास लगवा लूंगा, आप चिंता मत करो, है ना? चलो फिर तो पढ़ लेते हैं पहले बेटा, है ना? ऑलरेडी 5 मिनट निकल चुका है, प्लीज थोड़ा आप ध्यान देते हैं पढ़ने पर। आई एम स्टार्टिंग एलसीआर सर्किट। एलसीआर सर्किट में हमारे पास तीन तीन चीजें हैं बेटा। अपने पास एक इंडक्टर है, वी हैव वन कैपेसिटर एंड वी हैव वन रेजिस्टेंस। इट इज कनेक्टेड विद एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स। ये ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ लगा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि करंट फ्रॉम ऑल द थ्री एलिमेंट्स इज ऑलवेज सेम। करंट जो हमारे इन तीनों एलिमेंट से होगा ये हमेशा क्या होगा? सेम होगा। फर्स्ट है हमारे पास इंडक्टर L, दूसरा है कैपेसिटर C, तीसरा है रेजिस्टेंस R। तो IL, IC, IR इज ऑलवेज सेम। सो इफ आई वांट टू ड्रॉ द फेजर डायग्राम, मैं एक्स एक्सिस पे सीधे सीधे IC, IL और IR को दिखा दूंगा। नाउ द सेकेंड थिंग इज, हमारा V जो है ये सेम फेज में होता है रेजिस्टेंस के लिए, दैट्स व्हाई दिस वन इज VR। इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है, दैट्स व्हाई दिस वन इज VL। एंड कैपेसिटर में ये लैग करता है, दैट्स व्हाई दिस वन इज VC। मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया बेटा VL माइनस VC, है ना? और VL माइनस VC को अगर हम लोग नेट वैल्यू निकालने में काम में लेकर आ जाए तो दिस वैल्यू विल रिप्रेजेंट V नेट। तो ये इसका समरी था बेटा। Here the angle made by this V net with x-axis is called phi. So cos phi हो या tan phi हो, you can easily find these values with the help of this diagram. Okay. So if you want to write V net is nothing but VR square plus VL minus VC square. इसके हेल्प से अगर मैं इम्पिडेंस लिखूं Z is basically R square plus XL minus XC square. Okay, so these are the two things. No problem बेटा, I am just revising the concepts, बस रिवाइज करा रहा हूँ, है ना? पहले रिवाइज करा ले रहा हूँ, फिर आगे आपको लेकर चलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। cos phi, value of cos phi is equal to base divided by hypotenuse. Here base is VR and hypotenuse is V net. And अगर मैं इसको R के फॉर्म में लिखना चाहूँ, the value is R divided by Z. Okay, so these are the summaries. ये अगर पता है ना तो फिर कोई दिक्कत कहीं होनी नहीं है। फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आता है और अगर ये फॉर्मूले हमें याद है ना, तो हम लोग आसानी से काम कर सकते हैं। एक्चुअली ये सारे जो फॉर्मूले भी लिखे हैं मैंने, these are based on this phasor diagram. Mostly you have to concentrate on phasor diagram. It will help you a lot. Okay, power factor cos phi बेटा, ये आपका पावर फैक्टर है, this one is power factor. And if you want to write tan, okay, VR by V net आप पूछ रहे थे। मैं यहाँ पे बेटा अगर tan phi की बात कर लूं तो tan phi is basically VL minus VC divided by VR, or you can see XL minus XC divided by R. So these are few formulas. तो यहीं पे फॉर्मूलों को मैं छोड़ता हूँ बेटा। I am taking you to the question part. ओके बेटा, मैं कर दूंगा कंपैरिजन, यहाँ पे अभी कंपैरिजन कर दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, करा दूंगा मैं। बढ़ूं अभी मैं आगे यहाँ से, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा क्वेश्चंस से। तो क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करते हैं, फिर आपका वो एलसी का पार्ट है, ट्रांसफार्मर का पार्ट है, जो भी है मैं करा दूंगा, घबराओ मत, है ना? जल्दी जल्दी पहले क्वेश्चंस पे लगते हैं। आई एम स्टार्टिंग विथ द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मैं करके दिखा देता हूँ, दूसरे से आप लोग करना आराम से, है ना?
First question I am doing here, try to understand. If reading of voltmeter V1 is 40 volt, V1 क्या रीड कर रहा है? V1 is reading basically the voltage across inductor and voltage across capacitor. We know that ये दोनों के दोनों होते क्या है बेटा? ये दोनों होते हैं हमारे opposite phases में. That's why you can say this V1 is nothing but VL minus VC. होपफुली ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको क्लियर हुआ होगा. ये V1 और कुछ नहीं है. दिस V1 इज नथिंग बट VL माइनस VC. इज दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? दिस वन इज VL माइनस VC. ओके, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. नहीं समझ में आया आप पूछ लो. VL और VC हमेशा बेटा अपोजिट फेज में होते हैं. VL अगर ऊपर की ओर है तो VC क्या होगा? नीचे की ओर होगा. तो इनका जो नेट वैल्यू होगा इट इज कॉल्ड VL माइनस VC और VC माइनस VL. ऐसा ही होगा ना. इसकी वैल्यू हमारा ये वोल्टमीटर रीड कर रहा होगा क्योंकि ये इन दोनों के अक्रॉस लगा हुआ है. होपफुली द थिंग इज क्लियर नाउ. सो इट विल रिप्रेजेंट VL माइनस VC. हाँ बेटा, ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है, तो जो इनके अक्रॉस लगेगा वो इन्हीं के अक्रॉस के पोटेंशियल को रीड करेगा ना. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग VL minus VC here. Okay, now come to the second point. V2 is reading VR. ये हमारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस के पोटेंशियल को रीड कर रहा है. तो नाउ बेटा मुझे लगता है अब आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बिकॉज V net is already given. V net की वैल्यू अगर मुझे निकालनी हो, V net is already given. It is V naught divided by root 2. As I told you earlier, मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूँ कि आपका जो वोल्टमीटर होता है इट विल ऑलवेज रीड द वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यूज को वो रीड करता है. तो यहाँ पे आरएमएस वैल्यू की बात करें तो इट इज 50 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 2. रूट 2 विल बी कैंसिल्ड आउट एंड द आंसर इज इक्वल टू 50. है ना, ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? हाँ अभिनव, ओवरऑल आंसर आपका करेक्ट है बेटा. ओवरऑल आंसर इज करेक्ट. आई एम राइटिंग हियर दिस वन इज नथिंग बट 50 वोल्ट. नाउ यूज द फॉर्मूला टू गेट योर रिजल्ट. मैं यहाँ बोलूंगा V net इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर एंड इफ यू वांट यू कैन राइट V net स्क्वायर. यहाँ हो गया बेटा हमारे पास 50 का स्क्वायर. दिस V1 स्क्वायर इज नथिंग बट 40 स्क्वायर. सो V2 स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 30. क्या थोड़ा भी मुश्किल है क्या बेटा ये क्वेश्चन? थोड़ा भी मुश्किल है क्या? साइन ओमेगा टी. बेटा हम लोग ये तो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये तो ये बता रहा है कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई है और कुछ नहीं बता रहा है. ये सिर्फ इतना बता रहा है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट का सप्लाई है. अदरवाइज V इज इक्वल टू क्या होता है? V नॉट साइन ओमेगा टी. V नॉट की वैल्यू, और दूसरा आप ये समझ सकते हो अगर ये साइन ओमेगा टी नहीं होता तो क्या आरएमएस वैल्यू को आप V नॉट बाई रूट 2 लिख पाते? क्या नहीं लिख पाते. तो ये साइन ओमेगा टी हमें ये बता रहा है कि इसकी जो आरएमएस वैल्यू होगी ये V नॉट बाई रूट 2 के इक्वल. होपफुली द थिंग्स आर क्लियर. ओके, तो मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूँ. आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो. Now you can do this question by yourself. Zero point six 3/5. Just hold for a minute, बेटा. मैं तुरंत बता दे रहा हूँ. 60 100 exactly बेटा. It is 3/5. Very good. अभिनव एंड अपूर्वा, वेरी गुड बेटा. वॉट लिखने की जरूरत नहीं है बेटा, वॉट नहीं होगा यहाँ पर, है ना. डब्ल्यू नहीं लगाएंगे. पावर फैक्टर जो है वो रेशियो है. इट इज ऑलवेज अ न्यूमेरिक वैल्यू, है ना, वो सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होगा. अपूर्वा एंड प्रिया बेटा ये न्यूमेरिक वैल्यू होगा. So I am writing here cos phi.
दिस cos phi is equal to r divided by z. अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था, तो हमारा टारगेट क्या है, z निकालना. तो आई एम कंसंट्रेटिंग ऑन z नाउ. तो z is equal to xl minus xc square plus r square, and you have to put a root over it. So the value is equal to xl minus xc is 80 square, and here this r is nothing but 60. So this one is 60 square. So the value is equal to 100. Now put the value to get the result. Cos phi is equal to 60 divided by 100, that is equal to 0.6. Hopefully the thing is clear. So ये सब छोटी छोटी बातें, आप देख रहे हो कोई मुश्किल आ रही है क्या? If we know the things, आराम से सेट हो रहा है, सब आराम से सॉल्व हो रहा है ना? डायरेक्ट फॉर्मूला एग्जैक्टली, बस समझने का फेर है, बस थोड़ा समझ गया काम आसानी से होगा. नाउ डू दिस क्वेश्चन. I am creating a poll this time. Okay, so from now I am creating poll. Please answer only in the poll. Okay, beta, I am waiting. Okay, done. So now I am creating a poll. Please answer. Oh, sorry. Sorry. Okay. Lots of, मतलब सारे आंसर सेलेक्ट कर लिए, लगा दिया 1 2 3 4 चारों. चलो, तो आपने बेटा एक्चुअल में सबके साथ बिल्कुल इक्वलिटी दिखाई है. फर्स्ट चॉइस 11-12 बच्चों ने सेलेक्ट किया है. सेकंड में मैं देख रहा हूँ कुछ वैसे ही है आपका, है ना? तो सारे चॉइसेस आपने सेलेक्ट किए. तो एक्चुअल में बेटा इट्स आंसर इज फर्स्ट, है ना? फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. पहला जो चॉइस है वो हमारा करेक्ट है. फर्स्ट चॉइस करेक्ट चॉइस है बेटा, है ना? सो देखते हैं हम लोग कैसे आएगा फर्स्ट चॉइस. तो जिनसे नहीं आया है प्लीज कंसंट्रेट ऑन बोर्ड. व्हाई नॉट, फॉर डिस्कस कर देने दे मुझे, बताता हूं मैं क्यों नहीं होगा. देखो बेटा, सबसे पहले जो यहाँ कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो ये है कि ये 25 है, ये 25 है, ये 30 है, तो ओवरऑल जो रेजिस्टेंस होगा ये 80 ओम हो जाएगा. ये सबसे बड़ी गलती है हमारी, बिकॉज वी ऑलरेडी नो दैट द वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू xl माइनस xc स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसके ऊपर क्या लगाना है, रूट. xl माइनस xc इज 0 इन दिस केस. 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई z इज इक्वल टू, ओके, तो मैं गलत बोल गया बेटा, सॉरी. फोर्थ चॉइस करेक्ट है, मैं गलत बोल गया, सॉरी. मैं ही गलत बोल गया आपको, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास सीधे सीधे 30 ओम हो जाएगा. तो ये हमारे पास सबसे पहली गलती है जो कि हमसे हो जाती है ना? हम लोग इसके बारे में ध्यान नहीं देते. हम लोग सीधे सीधे क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं और उसके बाद आंसर को कोट कर देते हैं, जो कि गलत है. अब आते हैं सेकेंड पॉइंट पर. नाउ अगर मैं वोल्टमीटर की रीडिंग की बात करूं तो दिस टाइम VL माइनस VC इज इक्वल टू 0. दैट्स व्हाई वी आर डायरेक्टली राइटिंग कि हमारा जो V वो रीड करेगा वो सीधे सीधे 0 रीड करेगा. एक आंसर क्या हो गया हमारे पास, 0 वोल्ट. और दूसरा आंसर क्या हो गया हमारे पास, 240 डिवाइडेड बाय 30, दैट इज इक्वल टू 8 एम्पियर. दैट्स व्हाई फोर्थ वन इज द करेक्ट वन. एंड मैं बिल्कुल सॉरी बोलूंगा आपको कि मैंने गलती से फर्स्ट चॉइस बोल दिया आपको कि सही है. फोर्थ चॉइस इज द करेक्ट वन.
डन। z के बाद आपको नहीं समझ आया? मैंने बोला बेटा v जो रीड करेगा ये क्या रीड करेगा? इट विल रीड vl माइनस vc। तो जो भी करंट फ्लो कर रहा हो, अगर मैं यहाँ पे बोलूं इसको आई एक्सएल माइनस आई एक्सी, तो कोई गलत होगा क्या? एंड एक्सएल एंड एक्सी आर इक्वल, दैट्स व्हाई दिस वैल्यू इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। नाउ द सेकेंड आंसर। सेकेंड आंसर हम लोग बोलते हैं हमारे पास जो करंट होगा, द करंट इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई z। v is basically 240 and z is equal to 30, so the answer is equal to 8 ampere. This one is the second one. Okay, done. Okay beta, so now come to the next question. This time you have to find current. Pole. Okay beta, I will create a pole. Please just wait for a minute. बस 1 मिनट रुक जाओ, है ना? थोड़ा सा अटेम्प्ट कर लेने देते हैं सबको। So now I am creating pole beta. Okay. फिर से काफी क्लोज कंपटीशन करा दिया तुम लोगों ने। तुम लोग तो कर क्या रहे हो? अब ये बदमाशी हो रही है। ध्यान से सुनो बच्चों, थोड़ा सा मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, गौर से सुनो पहले, है ना? आप लोग अभी भी फेज को नहीं समझ पा रहे हो। देखो इतने वेरिएशन में आंसर आने का मीनिंग है कि हम लोग फेज को अभी भी नहीं समझ पा रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड फेज फर्स्ट, पहले फेज को समझो। फेज बहुत सिंपल है बेटा। हमारे पास ये 60 है, ये 100 है। इट मींस इनका जो ओवरऑल रिजल्ट आने वाला है इट इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो अगर ये 40 वोल्ट है और ओवरऑल मेरे पास बेटा 50 वोल्ट आ रहा है, मींस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कितना वोल्ट होने वाला है? इट इज इक्वल टू 30 वोल्ट। क्या इतना आप आराम से कह सकते हो? और अगर ये 30 वोल्ट है तो क्या आगे का काम बहुत मुश्किल है? इज इट टू डिफिकल्ट? यू नो द पोटेंशियल डिफरेंस, यू नो आर, सो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगी ना। आई इज इक्वल टू V divided by R. So you will directly get your result. It is equal to 3 ampere. How 30? पिटाई खाएगी तो समझ आएगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे V net. V net is equal to VL minus VC square plus VR square. And you have to put a root sign over it. है ना? तो मैं इसे आराम से लिखेंगे 40, ये हो गया VR स्क्वायर एंड दिस वन इज बेसिकली V नेट स्क्वायर, जिसको मैं 50 वोल्ट का स्क्वायर कर देता हूँ। नाउ द आंसर फॉर VR इज इक्वल टू 30 वोल्ट एंड इफ वी नो द वैल्यू ऑफ VR कैन बी रिटन एज I into R. So I is equal to 3 ampere. This will be the so I think it is also fine. आगे चले तो बच्चों कौन सा चॉइस सही हुआ? थर्ड वन। और जैसा कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे आपके रिजल्ट में, आप में से 24 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया था बेटा, बट स्टिल 46 अनआंसर्ड थे और बाकी जिन्होंने दिया था बेटा कुछ गलत आंसर्स थे, है ना, जिन्हें हम अवॉइड कर सकते थे। अरहम, यू हैव एनी प्रॉब्लम बेटा? कोई नहीं, थोड़ा सा यही तो प्रैक्टिस करना है हमें, है ना, कि हम थोड़ा जल्दी भी कर सकें। ठीक है अरहम, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम?
यू रेज योर हैंड बेटा, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, एक्यूरेसी हो जाएगी, है ना? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ट्राई टू डू दिस वन. So now beta I am creating poll. Please answer. वेट कर लूं? तो हो गया क्रिएट बेटा, सॉरी. सो चलो, तो अब देखते हैं बेटा कौन सा आपने सेलेक्ट किया है ना? ओके, तो आपके तरफ से इस बार थर्ड चॉइस बहुत बच्चों ने किया है. देखो फिर से एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बेटा, हम लोग एक चीज पढ़ना भूल गए हैं यहाँ पे शायद. दे आर आस्किंग पीक वैल्यू, दे आर आस्किंग अबाउट पीक वैल्यू बेटा, नॉट अबाउट द आरएमएस वैल्यू. ये हमसे मिस्टेक हुई है लगता है ना? अदरवाइज हम थर्ड चॉइस के लिए इतना ज्यादा नहीं जाते, ठीक है ना? ऐसे थर्ड चॉइस तो, हाँ बेटा, आप हम लोग फिर थर्ड चॉइस के लिए इतने लोग नहीं जाते. चलो फिर देखते हैं हम लोग. देखो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो कि गलत कराती हैं. मैंने दो तो पॉइंट्स मार्क कर दिए थे, थर्ड आपको देख लेना था बेटा. आपको देखना था पीक वैल्यू अक्रॉस द कैपेसिटर. तो इफ यू नो वी आर इज इक्वल टू 400 वोल्ट, VL is equal to 700 volt, and V net is equal to 500 volt. So automatically आपको एक बात समझ में आना चाहिए यहाँ पे कि हमारे पास जो VL माइनस VC होगा, इट विल बी इक्वल टू 300 वोल्ट. क्या ये बात हम समझ सकते हैं? इज दिस फाइन और नॉट? इज इट फाइन और नॉट? हम लोग जानते हैं 400 स्क्वायर प्लस 300 स्क्वायर विल प्रोवाइड मी 500 स्क्वायर. Okay, so if you put the value of VL in this equation, you will get VC is equal to 400 volt. ये हमारे पास आया, but this value is basically RMS value. ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? ये हमारी RMS वैल्यू है. But we are supposed to find the peak value. So V naught is equal to 400 multiplied by √2. This will be the result. Hopefully the thing is clear. So ये हमारे पास पीक वैल्यू है और हम लोगों को पीक वैल्यू पे कंसंट्रेट करना है, ठीक है? तो देखो ऐसे ही छोटी छोटी भूल कराते हैं आपसे. कोई बड़ा जब क्वेश्चन नहीं बना सकते तो क्या करेंगे? ऐसे ही आपसे बचकानी गलतियां करेंगे, है ना? और हम लोग कर भी जाते हैं. तो हमें ऐसे ही गलतियों को अवॉइड करना है. होपफुली द थिंग इज क्लियर. So now come to the next question बेटा. अगले क्वेश्चन के लिए तैयार होते हैं. Try to do this question बेटा. इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं. आप अगर तैयार हो जाओ तो मुझे बताना बेटा. आई विल क्रिएट द पोल. बोर हो रहे हैं क्या हम? क्वेश्चन करने में मजा नहीं आ रहा? नॉट एंजॉइंग? ओके बेटा, तो नाउ आई एम क्रिएटिंग अ पोल. आंसर करो इसका.
ओके इज इट योर फर्स्ट क्लास अरहम? इज इट योर फर्स्ट क्लास? ओके, आप किस बैच में थे इससे पहले? एक्चुअली बेटा फिर से आप लोग कुछ मिस्टेक करने में लग गए हो, है ना? आप कुछ मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि अगेन बेटा मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत सारे चॉइसेस आप लोग जो है सेलेक्ट कर रहे हो, सारे चॉइसेस आपके पास आ रहे हैं, है ना? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन बेटा, है ना? ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट चॉइस, है ना? और थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? बहुत सारे बच्चों ने सेलेक्ट किया है। ओके ओके बेटा, एक्चुअली ये ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर चल रहा है हमारा। कौन सा चैप्टर है ये? ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी, सेवेंथ चैप्टर ऑफ क्लास 12, सिक्स्थ है ना? सिक्स्थ है, सेवेंथ चैप्टर, सेवेंथ चैप्टर ऑफ क्लास 12। ठीक है, तो चलो हम लोग देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। बहुत आसान सा क्वेश्चन था बेटा, लेकिन सीखना जो है उस पे आते हैं हम। देखो आपको मैंने सिखाया है कि अगर हम लोगों को पावर कभी भी लिखना हो तो वी हैव टू फॉर्मूलाज। फर्स्ट फॉर्मूला इज sorry, V naught into I naught into cos phi divided by 2, or the second formula is VRMS into IRMS multiplied by cos phi। यही है ना? तो हमारे पास पावर की ये दो फॉर्मूले हैं। ओके हरवितिक, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा, थोड़ा हो सकता है आज मैंने पेजेस लोड कर रखे हैं तो थोड़ा फाइल हेवी हो गया होगा, तो अगर थोड़ा नेटवर्क का इशू होगा आपके साइड तो ये परेशानी आप झेल रहे हो, है ना? इसीलिए आजकल मैं थोड़े पेजेस कम अपलोड करता हूँ आपकी परेशानी को देखते हुए। देखते हैं बेटा हम लोग V नॉट इंटू आई नॉट कॉस फाई डिवाइडेड बाई 2, या हम लोग VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई लगा सकते हैं। Here you can see this one is basically V naught, और यहाँ पे 1 तो मल्टीप्लीकेशन में है ही, तो ये हो गया हमारा I naught। तो वी हैव टू वैल्यूज, V naught एंड I naught रेडीमेड मुझे अवेलेबल है, तो मैं क्यों IRMS के चक्कर में पड़ने जाऊँ, है ना? हम डायरेक्ट इसी को यूज कर लेते हैं। आई एम यूजिंग द फर्स्ट फॉर्मूला, तो आई विल राइट 200 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2। और जब रही बात बेटा कॉस फाई की, कॉस फाई के लिए हम लोग दोनों के फेजेस को देखेंगे। आप इन दोनों के फेज को कंपेयर करो। इफ यू सब्ट्रैक्ट द फेजेस बेटा, आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा, एंड द फेज डिफरेंस इज पाई बाई 3 है, सो यू शुड राइट कॉस पाई बाई 3। कॉस पाई बाई 3 इज 1/2, so the answer is 200 divided by 4, that is equal to 50 watt। hopefully the thing is clear। और बच्चों जिनको थोड़ा सा यूनिट में प्रॉब्लम होता है एक बार समझ लेना, here we are supposed to find power, that's why I am writing in answer in watt। हमने आंसर इसलिए वॉट में दिया है, ये बात हमारे दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। hopefully this thing is also clear। so now I am taking you to the next part। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार है? हाँ बेटा, पावर फैक्टर इज अ न्यूमेरिक वैल्यू, बट V नॉट मल्टीप्लाइड बाई I नॉट, ये क्या है? हमारा पावर को रिप्रेजेंट करता है, एंड वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट विल प्रोवाइड अस अ यूनिट दैट इज नोन एज वॉट। इसने यहाँ पे वॉट लिखा है ना? हाँ मैं समझ गया था बेटा, जिन बच्चों ने ये सेलेक्ट किया था यही गलती होती है जनरली। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जल्दी से आते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के ऊपर। तो अभी तक सारे क्वेश्चंस ओके डन। बस बेटा 15 सेकेंड और, है ना? मैंने थोड़ा फिक्स कर रखा है टाइम, बस रुक जाओ थोड़ा सा।
ओके, देन अगेन बेटा गेट सेट गो, है ना, अब जल्दी से लगा दो। इस बार थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे शुरू में, बट फिर से आप लोगों ने बुरा लगा दिया, नटखट हो गए हो आप सभी, पढ़ नहीं रहे हो ज्यादा। हड़बड़ में गड़बड़ नहीं करना है हमें, है ना, हड़बड़ में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। देखो आपके साइड से ऑप्शन 1 10 बच्चों ने, ऑप्शन 3 11 बच्चों ने, ऑप्शन 2 7 बच्चों ने सेलेक्ट कर लिया। तो अगेन यू ऑल आर इन कंफ्यूज स्टेट, फिर से कंफ्यूज स्टेट में है हम यहाँ, है ना। तो देखते हैं बेटा, ये कंफ्यूज स्टेट जो है ना ये मजेदार नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बताओ मुझे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखेंगे। ओमेगा था हमारे पास 1/√LC, फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे, इट इज 1/2π√LC। क्या ये लिखने में कोई परेशानी है? नहीं तो फिर अब इसमें करना ही क्या था बताओ मुझे, अब कुछ करना था क्या इस क्वेश्चन में? हमें लिखना था F1/F2 इज इक्वल टू L2 into C2 divided by L1 into C1 and put a root over it. L अगर डबल हो गया है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, C अगर 1/8 हो गया है तो 8 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप बोलोगे सर 1/8 हुआ है ना, जस्ट अ मिनट बेटा, मैंने कुछ गलत कर दिया लगता है, जस्ट वेट फॉर इट। L2/L1 है, L डबल हो गया है तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और C के बारे में बोला गया है वो 1/8 हो गया है, आई शुड राइट 1/8 हियर, वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1/2। सो नाउ यू कैन राइट F2 इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ F1। विच वन इज करेक्ट बेटा? 1000, आंसर इज सिंपली 1000 किलोहर्ट्ज। तो थोड़ा भी मुश्किल सवाल था क्या? सब हड़बड़ में गड़बड़ हो रही है ना, अगर हड़बड़ ना करें तो कोई मुश्किल है क्या? तो ऐसे ही क्वेश्चंस बेटा इस साल आपने नीट में भी देखे होंगे, इस साल के क्वेश्चंस जो नीट में भी थे ऐसे ही थे। इफ यू नो द फॉर्मूला, सिंगल लाइनर आंसर था, है ना। तो कोई जल्दी नहीं करनी है, मैं 1 मिनट टाइम तो दे ही रहा हूँ, 15 सेकंड में करके कौन सा शील्ड मिल जाने वाला है, नहीं मिलेगा ना। वी हैव टू गिव द प्रॉपर टाइम, और हमेशा बेटा याद रखना है द क्वेश्चन इन विच रेशियो इज बीइंग आस्क्ड, रेशियो से जुड़ा हुआ जो सवाल हो, ऑलवेज चेक द प्रोपोर्शनलिटी एंड डू जैसा कि मैंने किया है बेटा, ये बेटर वे होता है कभी भी रेशियो बेस्ड क्वेश्चन को करने का, इससे हमेशा आराम से आंसर तक पहुंचते है ना। चलो तो मैंने ऐसे दिया था बेटा, मैं पूरा टाइम देख कर दे रहा था, कोई बात नहीं है, आगे आते हैं। Come to the next question. Actually, beta, now the question is from LC oscillation. So before going to LC oscillation question, मैं इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा एक बार आपके दिमाग में रिवाइज करा देता हूँ, है ना, थोड़ा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। देखो मैं बहुत ही सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, डेरिवेशन करा के सर ने आपको करा दिया होगा, है ना। मैं बहुत ही सिंपल भाषा में चीजों को बता रहा हूँ, और आपको रिलेट करने के लिए जो बोला गया था, ऐसे रिलेशन का आपको कोई फायदा नहीं है, बट अगर आप जानना चाहते हो तो मैं हल्का रिलेट भी कर दूंगा उसको, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं, एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा, है ना, ध्यान से देखते हैं आराम से। हमारे पास पहले से एक कैपेसिटर है, और कैपेसिटर के पास क्या है बेटा, चार्ज Q0 पहले से हमने दे रखा है, एंड वी हैव वन इंडक्टर ऑल्सो, हमारे पास एक इंडक्टर भी है। देखो मैं स्विच नहीं बनाया है, आप स्विच बना लेना, एक मिनट बना ही देता हूं मैं भी।
तो यही बना देता हूँ, ये मैंने एक स्विच बना दिया। हम लोग जैसे ही स्विच को ऑन करेंगे, इसके ऊपर चार्ज है मेरे पास Q0, यहाँ चार्ज है हमारे पास -Q0। अब जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा होगा क्या, ये जो हमारा कैपेसिटर है, कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ सोर्स, और वो बैटरी की तरह काम करेगा और करंट को फ्लो कराना स्टार्ट करेगा। तुरंत इंडक्टर क्या फील करेगा बेटा, इंडक्टर बोलेगा भाई मुझसे तो करंट पास हो नहीं रहा था, अब मैं कैसे पास होने दे सकता हूँ, तो वो उसे अपोज करना स्टार्ट करेगा, है या नहीं। इंडक्टर की टेंडेंसी यही है ना, वो चेंज को अपोज करता है। तो कैपेसिटर ने जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो कराना स्टार्ट किया, इंडक्टर उसे जस्ट अपोज करना स्टार्ट कर देगा, है ना। सो बेटा होगा क्या, धीरे धीरे कैपेसिटर का चार्ज डिक्रीज होने लगेगा और इंडक्टर का जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है इट विल स्लाइटली इंक्रीजिंग, वो धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। एग्जैक्टली बेटा, इनर्शिया ही कहते हैं। आप इंडक्टर को एक नाम भी दे सकते हो, ये आपका इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि हमारे पास L जो है, मैंने बोला बेटा कि हमारा कैपेसिटर जो है वो चार्ज को फ्लो कराना स्टार्ट कर रहा है, इंडक्टर इज जस्ट अपोजिंग इट, अपोज कर रहा है उसे, तो वहां पोटेंशियल डेवलप हो रहा है हमारा और कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो इस पूरे सर्किट में अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो U ऐसे तो हमारे पास UC प्लस UL के इक्वल होगा, जहाँ पे UC, मैं ये बिल्कुल इंटरमीडिएट स्टेट की बात कर रहा हूँ, तो UC लिखना हो तो मैं लिखूंगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। मैंने यहाँ पे बेटा Q0 स्क्वायर नहीं लिया है, Q लिया है। Q का मीनिंग हुआ कि मैं इन बिटवीन किसी भी टाइम t की बात कर रहा हूँ, इसके ऊपर एनर्जी जो है वो कितना है, Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C प्लस, अगर इस सर्किट से I करंट फ्लो कर रहा है तो इंडक्टर हाफ Li स्क्वायर एनर्जी उसके पास रहेगी, इट इज हाफ Li स्क्वायर। ये हमारे पास था बेटा स्टेप 1, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट। नाउ इसको हम लोग t इक्वल टू 0 मान लेते हैं कि हम लोगों ने ये कब से स्टार्ट किया बेटा, t इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और ये काम जो है थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट किया। तो इस समय इसके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर के पास है, दैट इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C एंड UL इज, सॉरी बेटा, UL इज 0 एट दिस टाइम। क्या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल आराम से दिमाग में जा रहा है? बहुत सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ बेटा, आराम से ही जा रहा है क्या? कैपेसिटर के पास पूरी एनर्जी है, इंडक्टर कुछ नहीं रखे हुए अभी, धीरे धीरे इंडक्टर पे एनर्जी आ रही है, कैपेसिटर धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करता हुआ चला जा रहा है। वाई चार्ज ऑन कैपेसिटर डिक्रीज, बेटा यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकलकर नेगेटिव प्लेट पे अगर पहुंचेगा तो क्या हमारा चार्ज कुछ न्यूट्रलाइज नहीं होता जाएगा, डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नहीं होगा, इसलिए कैपेसिटर का चार्ज धीरे धीरे डिक्रीज होता चला जा रहा है ना। नाउ आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, अब कुछ देर के बाद कैपेसिटर पूरी तरह से खाली हो चुका है और इंडक्टर के अक्रॉस जो है बेटा हमारा एक पोटेंशियल डेवलप हो चुका है। जो पोटेंशियल किस तरह का है, कुछ इस तरह का पोटेंशियल हमारा डेवलप हो चुका है। क्या ये मानने में कोई दिक्कत है? क्या बोल रहे हो बेटा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है, मैंने आपको बताया है कि कैपेसिटर जो है वो एनर्जी स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, एनर्जी ही स्टोर हो रही है बट इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, है ना। तो ये बात हमें दिमाग में रखनी होगी। तो नाउ अब मेरे पास क्या है बेटा, अगर मैं इस सिचुएशन की बात करूं तो नाउ इन द सर्किट करंट इज बेसिकली इक्वल टू I0। करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है ये मैक्सिमम हो चुका है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते। आपको याद होगा हमने पढ़ा था बेटा कैपेसिटर में हमारा डिके ऑफ चार्ज होता जाएगा, धीरे धीरे हमारा जो चार्ज है वो डिस्चार्ज होता जाएगा, डिस्चार्जिंग होती रहेगी उसकी, और हमारे इंडक्टर के ऊपर धीरे धीरे करंट ग्रो करता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब इस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। होपफुली द थिंग इज क्लियर। नेट चार्ज तो 0 होता है ना, नेट चार्ज की बात नहीं कर रहे बेटा आप। बेटा प्लीज अभी यहाँ से अगर हम लोग भटकेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। इट इज रिलेटेड विद कैपेसिटर, तो प्लीज बेटा कैपेसिटर के लिए इसको रहने देते हैं।
हम लोग अभी एलसी ऑसिलेशन पे पहले थोड़ा कंसंट्रेट कर लें, अदरवाइज सारी चीजें दूसरी जगह चली जाएंगी। थोड़ी देर के लिए यहाँ पहले कंसंट्रेट कर लें। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमारा जो इंडक्टर है, इंडक्टर के ऊपर लगातार क्या होता जा रहा है, इंडक्टर जो है ये धीरे धीरे करंट को डेवलप करता चला गया। यहाँ पे हमारे सर्किट में धीरे धीरे ग्रोथ ऑफ करंट हुआ और हम लोग एक स्टेडी स्टेट पे चले गए जब हमारे पास आई नॉट करंट आ गया। दिस टाइम UC इज इक्वल टू 0 एंड UL इज इक्वल टू हाफ L इंटू आई नॉट स्क्वायर। और यहाँ की अगर मैं टाइम की बात करूं तो दिस टाइम इज बेसिकली नोन एज T/4। आप अगर कल देखे होंगे इसके डेरिवेशन को या प्रीवियस क्लास में देखे होंगे इसके डेरिवेशन को, तो आपको ध्यान होगा कि ये डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह था। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन में पहले मान लो मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। या उल्टा अगर मैं बोलूं, मैं मीन पोजीशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले मेरे पास सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में थी, तो एक एक्सट्रीम पे पहुंचते ही क्या हुआ बेटा, हमारी सारी की सारी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक हमारी 0 हो गई। ये बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन है क्या, कैपेसिटर के पास पूरी एनर्जी थी, वो एनर्जी अब कहाँ चली गई, इंडक्टर के ऊपर चली गई। अब इंडक्टर, अब यहाँ पे बेटा कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, तो वो करंट फ्लो कराना अचानक से बंद कर देगा। और जैसे ही वो करंट फ्लो कराना बंद किया, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठा लेगा, नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल कम ऑन द इंडक्टर। क्यों, क्योंकि इंडक्टर की टेंडेंसी क्या है, जो भी सर्किट हमारा वहां पे करंट को मेंटेन कर रहा था उस करंट को वो मेंटेन करता है। नाउ व्हाट यू विल डू, अब आप यहाँ पे क्या करोगे, अब आप सिंपल वे में यहाँ पे तो एक आपके पास कैपेसिटर लगा है ना, यहाँ हमारे पास बेटा इंडक्टर है। नाउ इंडक्टर के कारण यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, धीरे धीरे ये अब डिक्रीज होना शुरू होगा। तो आप थोड़ा सा इस सर्किट को ध्यान से देखना बेटा, अगर इंडक्टर यहाँ पे सोर्स की तरह काम करते हुए यहाँ पे करंट को स्टोर करा रहा है, यहाँ पे करंट को फ्लो करा रहा है, तो क्या अब इस वाले सरफेस पे हमारा पॉजिटिव चार्ज और इस वाले कैपेसिटर के सरफेस पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो आफ्टर सम टाइम अगेन द चार्ज ऑन द कैपेसिटर, ऑन दिस कैपेसिटर इज इक्वल टू Q0, और इस साइड पे इस पे माइनस Q0 चार्ज स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अगेन बेटा UC is maximum, it is Q0 square divided by C, and UL is equal to 0, and this time is equal to T/2. Okay, now the fourth situation. In the fourth situation, अब ये कैपेसिटर फिर से सोर्स की तरह काम करने लगा और यहाँ पे बैटरी की पोलरिटी आपको चेंज कर देनी होगी। मैक्सिमम करंट फ्लो इज इक्वल टू I नॉट दिस टाइम। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा UC इज इक्वल टू 0 एंड UL इज अगेन इक्वल टू हाफ ऑफ L इंटू I नॉट स्क्वायर, एंड दिस टाइम T इज इक्वल टू 3T/4। नाउ बेटा फिर से आप यहाँ पे शुरू हो जाओगे, मतलब ये जो 4 का साइकिल है ये वापस से फिर से फर्स्ट पे चला आएगा और ये प्रोसेस हमारा लगातार चलता है। मैं फिर से बता देता हूँ थर्ड वाले को। मैंने बोला बेटा इंडक्टर के कारण अगर एनर्जी स्टोर हो रही है, तो इंडक्टर चार्ज स्टोर हो रही है, तो वैसे केस में वो हमारे राइट हैंड साइड वाले प्लेट पे Q0 चार्ज एक्यूमुलेट करेगा और हमारे लेफ्ट हैंड पे अपने आप क्या होगा, माइनस Q0 चार्ज स्टोर हो जाएगा। मतलब कैपेसिटर में जो हमारी इनिशियल पोलरिटी थी, नाउ द पोलरिटी विल चेंज, बट जो टोटल एनर्जी है बेटा इट विल बी इक्वल टू Q0 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C, एंड एनर्जी ऑन इंडक्टर इज इक्वल टू ऑन इंडक्टर इज इक्वल टू 0। मैं इन बिटवीन के प्रोसेस को हर बार स्किप करता जा रहा हूँ। इन बिटवीन में हर बार बेटा ये जो ऊपर में मैंने इक्वेशन लिखा है, ये इक्वेशन विल बी वैलिड, ये इक्वेशन हमारा वैलिड रहेगा। होपफुली द थिंग्स आर क्लियर एवरीवन, नाउ द थिंग्स आर क्लियर और नॉट। और बेटा आप लोग जैसे रिलेशन की बात कर रहे थे, मैं स्प्रिंग से या पेंडुलम से, दोनों से इसको रिलेट कर सकता हूँ। अगर स्प्रिंग की बात करूं तो आई एम जस्ट स्ट्रेचिंग अ स्प्रिंग, मैंने स्ट्रेच कर दिया है स्प्रिंग को X से, तो अगर मैं उसको स्ट्रेच कर चुका हूं, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है। जब मैं उसे रिलीज करूंगा वो मीन पोजीशन पे पहुंचेगा और मीन पे पहुंचते ही बेटा उसके पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी,
and at that particular time its potential energy is equal to 0 and it has only kinetic energy. उस काइनेटिक एनर्जी के कारण वह स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, और जब आप उसे कंप्रेस करोगे तो फिर से उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, वापस से वो उसे पुश करेगा, और ये प्रोसेस जो है ये लगातार हमारा चलता है। हाँ बेटा, 1 और 3 डिफरेंट नहीं है, पोलरिटी चेंज हो रही है, एक एक्सट्रीम से आप दूसरे एक्सट्रीम पे जा रहे हो, फिर दूसरे एक्सट्रीम से आप पहले एक्सट्रीम पे आ रहे हो, तो ये बस यही सिचुएशन है कि एक्सट्रीम्स हमारे बदल रहे हैं, अदरवाइज द थिंग्स आर सेम। ओके, क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ बेटा? पॉइंट क्लियर है? तो यही है बेटा हमारा पूरा का पूरा एलसी ऑसिलेशन। ये एलसी ऑसिलेशन कोई बहुत तोप चीज नहीं है, आपने डेरिवेशन ऑलरेडी देख लिया है इसका, तो डेरिवेशन भी आपने देख ही लिया है, तो कोई बहुत खतरनाक चीज नहीं है, इसको अगर समझ लिया तो आराम से अब इसके क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लेकर आता हूं अब इस क्वेश्चन पे, ध्यान से इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। जब आप स्ट्रेच करते हो तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है बेटा, हाफ kx स्क्वायर। सो अब मैं इस क्वेश्चन को करके दिखा रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। इन द ऑसिलेटिंग एलसी सर्किट द स्टोर्ड potential energy, sorry, the total stored energy is U and maximum charge upon the capacitor is Q. इन्होंने Q नॉट नहीं लिया है, Q ले लिया है ऐसा। When the charge upon the capacitor is Q by 2, the energy stored in the inductor is. मैं ऐसा करता हूँ, मैं मैक्सिमम एनर्जी जो हमारे कैपेसिटर के ऊपर स्टोर हो सकती है उसको निकाल लेता हूँ, that is UC max. UC max is equal to Q square divided by 2C. Now UC इंस्टेंटेनियस, जो इंस्टेंट पे है बेटा, इसकी बात कर लेता हूँ, वैल्यू इज Q by 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C। इसको अगर हम लोग यहाँ पे U मान रहे थे तो इट विल बी इक्वल टू 1/4 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2C, जिसको हम लोग आराम से U by 4 लिख सकते हैं। इज इट फाइन और नॉट? हाँ बेटा, बिल्कुल सही ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया। मैं यहाँ लिखूंगा UL प्लस UC इज इक्वल टू U, UL इज इक्वल टू, UL तो फाइंड आउट करना है, UC इज गिवन, इट इज U by 4, इट इज इक्वल टू U, so UL इज इक्वल टू 3U डिवाइडेड बाई। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन था, यू कैन इजिली डू, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हो तो, है ना। मैक्सिमम चार्ज Q नॉट, मैक्सिमम करंट इज I नॉट। अगर मुझसे यहाँ कोई I की वैल्यू पूछता वो भी मैं आसानी से बता सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, है ना। होपफुली द थिंग्स आर क्लियर। तो बच्चा पार्टी, क्या हालचाल, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब बाउंसिंग बाउंसिंग। गेटिंग एवरीथिंग ओके। बेटा अरहम, आई विल टेक योर डाउट्स, है ना, बट अगर आप उसको फोरम पे डाल दोगे इट विल बी बेटर, है ना। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई टू डू दिस वन। देखो पैरेलल सर्किट ऐसे तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट मैं इसे पैरेलल कह नहीं सकता, दैट्स वाई हम आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। है पैरेलल बट टफ नहीं है, हमने ऑलरेडी सीख रखा है हाउ टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। बच्चों अगर आप क्लास छोड़ के भाग रहे हो तो प्लीज मत भागो, क्योंकि आई विल स्टार्ट EM वेव टुडे, मैं EM वेव भी स्टार्ट करूंगा, तो भागो मत, आपको नुकसान हो जाएगा। बहुत छोटा चैप्टर है, हो सकता है अगले दिन पढ़ने के लिए कुछ बचे ही ना। ओके, आप लोग सबके साथ समान व्यवहार रख रहे हो, है ना,
सारे चॉइसेस आप लोग सेलेक्ट कर रहे हो। एक्चुअली बेटा थर्ड वन इज द करेक्ट वन, है ना। थर्ड चॉइस जो है बेटा वो आपका करेक्ट है। हाँ बेटा, आप अगर सोचते हो कि सिर्फ फॉर्मूला याद कर लेने से हो जाएगा तो नहीं है, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। जैसे देखो इसका फॉर्मूला कोई मुश्किल थोड़ी ना है, बट अगर मुझे पता रहे तब ना कि कौन सा लगाना है, तो इसको जानने के लिए हमें इसके कॉन्सेप्ट को जानना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं, थर्ड चॉइस इज द करेक्ट वन एंड हाउ, आई एम जस्ट शोइंग यू बेटा, मैं तुरंत आपको दिखाता हूँ। आपको अगर याद हो तो आई ऑलरेडी डिस्कस द वैल्यू ऑफ आई नेट। आई नेट इज आई सी माइनस आई एल का होल स्क्वायर प्लस आई आर स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है क्या आपको? क्या ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना? तो अगर ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है, वी हैव टू यूज द फॉर्मूला बेटा। अब देखो यहाँ इंडक्टर से करंट 0.8 है, कैपेसिटर से 0.4 है। आप बोलोगे सर आपने आईसी माइनस आई एल लिखा था। कोई बात नहीं बेटा, स्क्वायर करने पे तो सेम ही आना है, थोड़ी ना फर्क आने वाला है। आई एल माइनस आई सी लिखूं या आई सी माइनस आई एल लिखूं, कोई इफेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0.4 का स्क्वायर प्लस आई आर की जगह पे आई विल टेक 0.3, दिस वन इज 0.3 स्क्वायर। इफ यू टेक द रूट ओवर इट, you will get 0.5 ampere as your answer। ठीक है? क्या ये इजी था बेटा? क्या ये इजी था? है ना? तो बहुत इजी है बेटा अगर हम लोग समझे हुए हैं तो, है ना। अगर समझे हुए हैं तो बहुत ज्यादा इजी है। हाँ, ये फेमस कॉम्बिनेशन है, एग्जैक्टली बेटा। चलो नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इस बार आई एम एक्सपेक्टिंग सबका आंसर सही हो। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी आंसर सही निकालें। तो इस बार आराम से पेशेंसली 1 मिनट दे रहा हूं, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड देन आफ्टर डू द क्वेश्चन। चलो इस बार मैं थोड़ा खुश हो रहा हूं, है ना। आई एम हैप्पी दैट मोस्ट ऑफ यू आर गेटिंग करेक्ट आंसर। बट बेटा एक वीरा शर्मा एंड अरहम अगर हो गए बेटा, संजीवनी, और एक मैं नाम नहीं पता कर पा रहा, आप लोगों का बेटा आंसर गलत हो गया। बाकी ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट आंसर निकाला है। मैं गलत बोल गया, कोई बात नहीं बेटा, ज्यादातर बच्चों ने करेक्ट आंसर निकाला है ना। और थर्ड वन इज द करेक्ट वन। हाँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, सीधे देखकर बता सकते थे। तो इस बार मुझे थोड़ा अच्छा लगा, लेकिन मोस्ट ऑफ यू हैड नॉट अटेम्प्टेड द क्वेश्चन, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया बेटा। ओके, वेरी गुड दीप्ति। हाँ एग्जैक्टली, इट वाज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आई एल माइनस आई सी और आई सी माइनस आई एल, यू हैव टू डू दैट। इसका नेट रिजल्ट क्या होगा बेटा? इट इज इधर आई एल माइनस आई सी और आई सी माइनस आई एल। तो 0.8 माइनस 0.4 इज 0.4, और वही इस सर्किट का करंट होगा, है ना। वही इस सर्किट का करंट होगा, दैट्स व्हाई द आंसर इज थर्ड वन। यू कैन राइट डायरेक्टली, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि जो आर से करंट होगा वो इस एलसी के कॉम्बिनेशन से होगा, और एलसी के कॉम्बिनेशन से कौन सा करंट जा रहा है? इट इज 0.4, दैट्स व्हाई आईआर भी जो होगा हमारा वो 0.4। हाँ, नेट भी 0.4 ही होगा। सर यू सेंड पोल बिफोर क्वेश्चन ऑप्शन, ओके। पता नहीं, मैंने तो ऐसे थोड़ा टाइम के बाद किया था, कोई बात नहीं बेटा, मैं इसका भी ध्यान रखूंगा। चलो फिर अगले जल्दी से बेटा 3 क्वेश्चंस और हैं।
and the questions was already asked in NEET examination. मिनिमाइज करने का ऑप्शन होता है क्या? बाकी कोई मिनिमाइज का ऑप्शन होता है क्या? ओके, बढ़िया है। आप लोगों से बहुत कुछ सीखा मैंने इस प्लेटफॉर्म के बारे में। आप ही लोग मुझे सिखाते रहते हो धीरे धीरे। So now ready for poll? So I am creating the poll, beta. Please answer. आज पिटाई होनी पक्की है ना? बहुतों की पिटाई होने वाली है। चलो बेटा, कम से कम काफी सारे बच्चों ने सही रिस्पांस भी दिया है, इट्स गुड, है ना? निधि, हाँ बेटा मिल गया आपका करेक्ट आंसर भी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। थर्ड ऑप्शन इज बेसिकली करेक्ट वन, है ना? थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट वन। आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया है, द फॉर्मूला फॉर क्वालिटी फैक्टर इज 1/r रूट अंडर L डिवाइडेड बाई C। क्वालिटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/r रूट अंडर L बाई C। एंड एज आई टोल्ड यू, R छोटा होगा क्वालिटी अच्छी होगी, L बड़ा होगा क्वालिटी अच्छी होगी, C छोटा होगा क्वालिटी अच्छी होगी। हमें चेक क्या करना है? R C छोटा हो, L बड़ा हो। चॉइसेस चेक करते हैं बेटा। मुझे R छोटा सिर्फ यहाँ दिख रहा है और कोइंसिडेंटली L यहाँ बड़ा है और C भी यहाँ पे सबसे छोटा है, तो नो डाउट बेटा थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट। सीधे सीधे थर्ड ऑप्शन पे जाएंगे और आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है ना? ओके बेटा, ठीक है, R से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इफेक्ट R का ही ज्यादा भी होगा क्योंकि R जो है वो डायरेक्ट है, बाकी तो रूट के फॉर्म में है, तो उनके इफेक्ट्स थोड़े से कम भी होंगे हमारे, है ना? तो अगर डोमिनेटिंग यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 क्यों नहीं होगा बेटा? मैंने तो अभी तीनों के लॉजिक को दिखा दिया आपको हार्वितिक, कि हमारा R छोटा होना चाहिए, L बड़ा होना चाहिए और हमारा C छोटा होना चाहिए। तीनों कंडीशन बेटा सिर्फ थर्ड में सेटिस्फाई हो जाए, तीनों के तीनों सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। होपफुली, है ना? तो चलो फिर आगे बढ़ाता हूं यहां से। कम टू द नेक्स्ट वन। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक जितने किए हैं उससे थोड़ा अलग है, इसीलिए मैंने इसको भी रखा है। बस एक और बचा है ना? इस साल का नीट क्वेश्चन मैंने इंक्लूड नहीं किया बेटा, कोई नहीं, अगली क्लास में डाल देंगे। 2 ही क्वेश्चन कराने, शुरू शुरू में वार्म अप टाइप करा देंगे, है ना? अच्छा ऐसा बोल रहे हो? हाँ ऐसा ही था बेटा, ऐसा ही क्वेश्चन था। ओके, तो नाउ आई एम क्रिएटिंग अ पोल। तो बच्चों कौन सा आंसर आएगा जल्दी से बताओ। ये नहीं मानने वाले, आप लोग नहीं मानोगे, है ना? नहीं मानोगे सर, नो पोल दिस टाइम। चलो आप ऐसे ही, जिनके पास पोल नहीं रिसीव होता ना, दे कैन राइट देयर आंसर इन चैट बॉक्स, वो अपने आंसर को चैट बॉक्स में डाल देंगे, जिनको पोल नहीं मिलता, है ना? कोई बात नहीं। अंशिका ढूंढना पड़ेगा बेटा। हाँ आपका आंसर मिल गया बेटा,
आपका आंसर करेक्ट भी है। ओके, सो नाउ मैं इसका आंसर बता रहा हूं बेटा। फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन ऑप्शन, है ना। तो इस बार डिफॉल्ट आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन है। कैसे है समझाता हूँ। देखो बच्चों, थोड़ा आराम से समझते हैं इसको, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, समझते हैं। In electrical circuit RLC and AC voltage sources all are connected in series. When L is removed from the circuit, L remove करने से ये सर्किट कौन सा बन गया? ये बन गया RC सर्किट हमारा। समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब बोला गया बेटा फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज पाई बाई 3। मतलब अगर मैं इस एक्सिस पे R को ले रहा हूं, मुझे पता है वोल्टेज, वोल्टेज जो है बेटा वो लैग कर रहा होगा कैपेसिटर में, हमारा वी नेट जो है वो इस डायरेक्शन में आया होगा। तो ये एंगल हमें यहाँ पे पाई बाई 3 गिवन है ना, ये हमें यहाँ पे पाई बाई 3 दे दिया गया। ठीक है, मैं इसे चाहूं तो आराम से क्या लिख सकता हूँ, दिस वन इज बेसिकली जेड एंड दिस वन इज बेसिकली आर। और जेड है क्या हमारे पास, इट इज आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। दूसरे टाइम बेटा अगर मैं यहाँ पे कैपेसिटर को रिमूव कर दे रहा हूँ, दिस टाइम द सर्किट बिकम्स एल आर सर्किट, और एल आर के केस में हमारा वोल्टेज लीड करता है। दैट्स व्हाई दिस वन इज आर, दिस वन इज जेड, ये हमारे पास यहाँ जेड होगा, और ये एंगल हमारे पास पाई बाई 3। मैं ऐसे जेड में इंटरेस्टेड था नहीं, मेरा इंटरेस्ट था बेटा यहाँ पे एक्सी निकालने में, और यहाँ मेरा एक इंटरेस्ट था बेसिकली बेटा एक्स एल निकालने में। क्या ये दोनों वैल्यूज हम निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन इजिली कैलकुलेट। आपने पूछा था मुझसे ना सर tan फाई का यूज कहाँ आता है, हियर यू कैन यूज द वैल्यू ऑफ tan। आप यहाँ पे लिखोगे tan पाई बाई 3 इज इक्वल टू एक्सी डिवाइडेड बाई आर, एंड इन दिस केस, इन द सेकंड केस बेटा इट इज एक्सएल डिवाइडेड बाई आर। ओके, सो यू कैन डायरेक्टली राइट एक्सी इज इक्वल टू एक्सएल। एक्सी और एक्सएल क्या है बेटा हमारे, दोनों इक्वल। एंड इफ बोथ आर इक्वल यू कैन राइट cos phi is equal to, cos phi क्या होता है बेटा, इट इज इक्वल टू, याद है क्या, cos phi की वैल्यू क्या होती है, इट इज r डिवाइडेड बाई z। so you should write r divided by xl minus, oh sorry, minus xc square plus r square, and you have to put a root over it. xl and xc are equal, so ये तो हट जाएगा अपने आप, बचेगा मेरे पास क्या, r by r that is equal to। क्या आराम से ये समझ में आ गया बेटा? तो हम लोग जो tan फाई पूछ रहे थे आप लोग उसका यहाँ पे आसानी से यूज कर सकते हैं। मेरा सिखाने का ये था यहाँ पे बेटा कि आरसी और एलआर सर्किट अगर हमारे पास हो तो हम लोग किस तरह से उसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, है ना। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट है या सेकंड लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इसको जल्दी से कर लेते हैं। कोई नहीं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो कर ही दूंगा ना, थोड़ा इंट्रोड्यूस तो कर ही दूंगा, है ना। ओके ओके बेटा, आई एम क्रिएटिंग पोल, और इस बार अगर गलत हुआ ना तो पिटाई भी होगी, कंप्यूटर में घुस के पिटाई होने वाली है इस बार, तो सोच समझ के आंसर करना। बहुत लोग आ गए बेटा पिटाई वाली श्रेणी में, है ना। रिया तू भी आ गई बेटा, आरवितिक तू भी आ गया। एक्चुअली बेटा आप सोच के देखो क्या ऑप्शन आना चाहिए। पीक वैल्यूज आर गिवन,
cos phi is already given. कोई मुश्किल काम था क्या करना? आंसर इज फोर्थ वन. फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट बेटा, है ना? फोर्थ ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा. और आप में से कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है मैं बता भी दूं, है ना? टोटल बेटा 28 बच्चों ने 29 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. अच्छा, अब तो तुरंत जो है बहुत सारे बढ़ गए. 29 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है एंड स्टिल बेटा 42 स्टूडेंट्स आर नॉट ऑप्टेड फॉर एनी चॉइस. ये अच्छा नहीं है ना? नेम्स बहुत लंबी लिस्ट है, बदमाशी मत करो. चलो, तो इसका आंसर बहुत सिंपल था बेटा. वी कैन डायरेक्टली राइट आंसर P average is equal to V naught into I naught into cos phi divided by 2. आज ही एक क्वेश्चन इसके ऊपर लिया था. 1/√2 into 1/√2 multiplied by 1/2 divided by 2. It will give you the answer that is equal to 1/8. फिर से मुझे पता है बेटा आप लोग वही 2 मिस कर गए होगे डिनोमिनेटर में, इसलिए कुछ बच्चों ने 1 चॉइस सेलेक्ट किया था. अब 2 क्यों किया था ये मुझे पता नहीं. हो सकता है आपने cos π/6 ले लिया हो और आपने √3/2 पुट कर दिया हो, इसलिए ये गलती हो सकती है ना? तो ये दो तरह के जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किए थे, ये दोनों रीजंस थे उसको सेलेक्ट करने का. चलो, तो मैं अब आपको आगे लेकर चलता हूँ. देखो बच्चों, वी हैव ओनली 8 मिनट्स. 8 मिनट में मैं कोई मिरेकल नहीं करने जा रहा. मैं एक छोटा सा टॉपिक है जिसको आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका आज हम लोग कवर अप कर लेते हैं, ठीक है ना? तो हियर बेटा वी आर हेडिंग डालते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. देखो, आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना शुरू नहीं किया है, दैट्स वाई. हाँ, एग्जैक्टली. ज्यादातर हम मैथमेटिकल मिस्टेक्स ही करते हैं और हमें लगता है हमें फिजिक्स नहीं आती. ये फोबिया है जो कि निकल नहीं पाता, निकलते निकलते निकलता है ना? मैं कोशिश में हमेशा लगता हूँ बच्चों को कि ऐसा बताता रहूं कि भैया फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बट ये फोबिया नहीं निकाल पाता मैं कभी. कोई बात नहीं, है ना? तो हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की. मैंने बेटा आपकी इनिशियल से क्लासेस नहीं ली है, दैट्स वाई मैं ऐसे इसको अपने इंट्रोडक्शन क्लास में ही डालता हूँ, वहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. बेसिकली बेटा ये जो 8th चैप्टर है ना, 8th चैप्टर ही नहीं टिल 10th चैप्टर हम लोग सिर्फ और सिर्फ चार्ज के चारों तरफ घूम रहे होते हैं, चार्ज को पढ़ रहे होते हैं. सबसे पहले हम लोग स्टैटिक चार्ज को पढ़ते हैं. तो हम लोग बोलते हैं कि स्टैटिक चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं. सेकेंड वन इज जब हम लोग उसी चार्ज को मूव कराना स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं करंट फ्लो करना शुरू हो गया है. और करंट के कारण या मूविंग चार्ज के कारण सिर्फ और सिर्फ बेटा सिर्फ और सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स नहीं प्रोड्यूस करते, हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, साथ साथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस हो रहे हैं. और थर्ड केस में जब हम उसी चार्ज को एक्सेलरेट कर देते हैं, व्हेन द चार्ज इज एक्सेलरेटिंग, तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों तो ये प्रोड्यूस करते ही करते हैं, साथ ही साथ कुछ एनर्जी भी इमिट करना स्टार्ट करते हैं, कुछ एनर्जी भी रेडिएट करना स्टार्ट करते हैं, जिस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हैं. वो जो एनर्जी वहां से रेडिएट हो रहा होता है वो हमारा बेसिकली बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हो रहा होता है. तो ये थर्ड जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर है, यहाँ हम लोग बेसिकली किसे पढ़ते हैं? एक्सेलरेटिंग चार्ज को. एक्सेलरेटिंग चार्ज के कारण जो एनर्जी इमिट होती है, that energy is in the form of electromagnetic wave. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैंने बोला बेटा 11th और 12th चैप्टर में भी आएगा. तो ये 11th और 12th चैप्टर में क्यों, सॉरी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा. ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट भी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका रेंज बेटा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉम तक होता है. मतलब हम लोग जो लाइट को पढ़ेंगे, जिस लाइट के बारे में स्टडी करेंगे, उसके लिए ये चैप्टर एक तरह से ब्रिज चैप्टर है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ऑप्टिक्स को जोड़ने के लिए एक ब्रिज चैप्टर है, जिस ब्रिज चैप्टर को आप क्या कहते हो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के नाम से जानते हो.
होपफुली द थिंग इज क्लियर. EM वेव, एक्चुअली बेटा EM वेव जो है बेटा, वेव है जो कि एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपगेट कराता है इन एब्सेंस ऑफ मीडियम. मतलब ये एक तरह का नॉन मैकेनिकल वेव है जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, है ना. ये भी बाइफर्केशन आपने पढ़ा होगा वेव चैप्टर में कि हम लोग वेव को इस बेसिस पे कि किसके लिए मीडियम रिक्वायर्ड है, किसके लिए मीडियम नहीं रिक्वायर्ड है, हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज मैकेनिकल वेव वेयर फॉर द एनर्जी प्रोपगेशन मीडियम इज रिक्वायर्ड, एंड द सेकेंड वन इज जहां बेटा नॉन मैकेनिकल है हमारा, जिसे हम लोग कहते हैं जहां पे मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है एक जगह से दूसरी जगह पे एनर्जी को ट्रांसमिट कराने के लिए. दैट वेव इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा? अब देखो इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे कौन कौन सी थियरीज इन्वॉल्व होंगी. सबसे इंपॉर्टेंट जो थियरीज है उनको मैं बता रहा हूँ. अब मैं आज लिखा नहीं पाऊंगा कुछ भी, तो आज जो डिस्कस करने वाली चीजें हैं उसको मैं आपसे डिस्कस करता हूँ. बहुत प्यारी प्यारी बातें हैं बेटा, ये सब छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में आ जाती हैं. मैंने जितने पॉइंट्स अभी बोले इसमें 2 से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है ना. एक क्वेश्चन आता है बेटा हर साल, एक क्लास का एक क्वेश्चन आपको दे जाता है, ठीक है. तो ध्यान से देखते हैं बेटा, ध्यान से सुनते हैं इसको, है ना. थोड़ा सा मेरी बात को ध्यान से सुन लो पहले. देखो दो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑलरेडी नो कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने के कारण हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, हमारा EMF इंड्यूस हो जाता है, हमारा करंट प्रोड्यूस हो जाता है ना. मींस इफ यू आर चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑटोमेटिकली बेटा आपके इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं. एंड इस चैप्टर में हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसे बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे जानेंगे जिसे बेटा हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट के नाम से. इफ वी आर चेंजिंग द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू को चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज करने के कारण हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे, करंट हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा. करंट क्या करेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेगा. तो लॉजिक बहुत सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा. तो ये एक दूसरे को इंड्यूस करते रहते हैं. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बेसिकली इसी का हमें स्टडी करना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स का प्रोडक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोडक्शन, और इससे हमारा एक एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रोपगेट करेगा जहां E B हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. E मान लो इस डायरेक्शन में है तो हमारा B इस डायरेक्शन में होगा, है ना. और इन दोनों के कारण हमारा जो वेव होगा वो हमारा उन दोनों के परपेंडिकुलर प्रोपगेट कर रहा होगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर always oscillating perpendicular to each other, and the direction of wave is always perpendicular to the plane in which electric field and magnetic field are oscillating, है ना. तो एक अगर y एक्सिस में है, दूसरा x एक्सिस में है, तो तीसरा कहाँ जाएगा, z एक्सिस की तरफ मूव करता रहेगा. होपफुली द थिंग इज आल्सो क्लियर. क्या ये पॉइंट भी क्लियर है? क्लियर है क्या बेटा? यहाँ कुछ थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स आपको पढ़नी है. थियोरेटिकल एस्पेक्ट कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में टोटल हमें ये जानना है कि हमारे पास 7 अलग अलग तरह के डिविजन्स होते हैं जिनमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिवाइड कर सकते हैं. जैसे हम लोग कह सकते हैं बेटा हमारा जो विजिबल लाइट है ये एक जोन हो गया, रेडियो वेव है ना, रेडियो वेव हमारा एक जोन हो गया. हमारे पास जो अल्ट्रा वायलेट रेज है, हमारे पास जो इंफ्रारेड रेज है, हमारे पास जो एक्स रेज तो नहीं बोलेंगे, जो हमारे पास गामा रेडिएशंस है, ये सारे हमारे टोटल यहाँ पे 7 डिविजन्स देखने हैं. एग्जैक्टली बेटा माइक्रोवेव्स भी है हमारे पास. तो टोटल हमारे पास 7 डिविजन्स हमें देखने हैं. आई सजेस्ट कि अगली क्लास को स्टार्ट होने से पहले आप उसके लिए एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना, है ना. आप एक चार्ट प्रिपेयर कर लेना, ये रेंजेस, इसके यूजेस और इसका एप्लीकेशन, मतलब ये सारी चीजें हमें देख लेनी है, ठीक है ना. ये थियोरेटिकल पोर्शन है, मैं भी आपको सिर्फ बताऊंगा ही,
आप एक बार पढ़े रहोगे तो दिमाग में तुरंत आती चली जाएगी। तो आज के लिए इतने पे ही छोड़ देते हैं बेटा। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास, और उसी क्लास में होपफुली वो खत्म भी हो जाए। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन। मिलते हैं हम लोग अगले। ओके बेटा, बाय बाय।